ट्रांजिशन वर्ड्स की पार्ट वन में हमने ट्रांजिशन वर्ड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। यानी ये वर्ड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं। और इस पार्ट टू में हम ट्रांजिशन वर्ड्स पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंग्लिश बुक की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग हमने पहले हासिल की थी उसकी यहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले मैं सेकंड ईयर की इंग्लिश बुक का ट्रांजिशन वर्ड्स का एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करूँगा। और उसके बाद हम फर्स्ट ईयर की बुक में जो ट्रांजिशन वर्ड्स की एक्सरसाइज दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको उन स्टेप्स के बारे में बता दूँ जो ट्रांजिशन वर्ड्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व करते वक्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स की सॉल्व करने की तीन स्टेप्स है, यानी जो एमसीक्यूज़ है उनको सॉल्व करने की तीन स्टेप्स है। नंबर वन है आइडेंटिफाई द रिलेशन, यानी पहले ये देखो कि इन दोनों आइडियाज़ या दोनों सेंटेंसेस के बीच का रिलेशन क्या है। यानी ये जो दो आइडियाज़ है या तो इनके बीच का जो रिलेशन है तो वो क्या है एक दूसरे के साथ। यानी ये आइडिया जो है तो वो यहाँ पर एडिशन कर रहा है या इन दोनों आइडियाज़ के दरमियान जो है कंपैरिजन हो रहा है, या ये दूसरा वाला आइडिया जो है तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। यानी जो दो सेंटेंसेस यहाँ पर है इनके बीच का रिलेशन क्या है। रिलेशन के हिसाब से अभी आप कैटेगरी पहचान लो कि ये क्या है। यहाँ पर एडिशन है, कंपैरिजन है, एग्जाम्पल है कि कौन सी कैटेगरी वाला ट्रांजिशन वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी। थर्ड नंबर स्टेप ये है कि अभी आपने कैटेगरी को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद उस कैटेगरी में और कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बेहतरीन वर्ड आ सकता है तो वो कौन सा वर्ड है। तो इन तीन स्टेप्स के बेसिस पर हम अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ट्रांजिशन वर्ड और पेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन द गिवन बॉक्स। यानी इस बॉक्स में जो वर्ड्स है इनको आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नीचे ब्लैंक्स में अच्छी तरह से यूज़ कर लीजिए। यानी ये जो वर्ड्स है यहाँ पर नियर बाई हो गया, सिमिलरली हो गया, इवन इफ हो गया। तो दीज आर ट्रांजिशन वर्ड्स विच वी हैव टू यूज़ इन दीज ब्लैंक्स। तो जो पहला वाला एमसीक्यूज़ है यहाँ पर आते हैं। डैश द टीचर्स वर मीटिंग इन अ क्लोज डोर सेशन, यानी टीचर्स एक जगह में मीटिंग कर रहे हैं। यानी प्लेस और स्पेस के बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि वो कहाँ पर मिल रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ की जो तीन स्टेप्स हैं उनको हम अभी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप रिलेशन को पॉइंट करो कि इन दोनों आइडियाज़ या एक सेंटेंस में जो आइडिया है उस आइडियाज़ है उनके दरमियान का जो रिलेशन है तो वो आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रिलेशन है तो वो क्या है, प्लेस का है, यानी एक जगह के बारे में जिक्र हो रहा है। तो इसके लिए हम जिस कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करेंगे तो वो कैसा हो गया, प्लेस और स्पेस वाली कैटेगरी वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अभी हम तीसरा स्टेप क्या है कि अप्रोप्रिएट वर्ड को आप अपने जहन में लाइए, या अगर आपके पास एमसीक्यूज़ में मौजूद है तो वो आप जो है सॉल्व कर लीजिए। तो जो हमें यहाँ पर दिए गई है इनमें अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, तो आप अगर इन सारों को पढ़ लो तो ये जो नियर बाई वर्ड है ये हमें प्लेस को दिखा रहा है। जगह के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पहले वाले में हम लिख सकते हैं नियर बाई। सेकंड नंबर है कि डैश द हार्वेस्ट डांस वाज आल्सो हेल्ड ऑन अ फ्राइडे नाइट की। हार्वेस्ट का जो नाच था तो वो भी फ्राइडे की नाइट को रखा गया। तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो क्या है, आल्सो, यानी एक इवेंट की जैसा दूसरा इवेंट भी हुआ तो आल्सो भी, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो किया गया है। तो जो दूसरा स्टेप है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तो वो क्या है, कैटेगरी को हम फाइंड करेंगे। कैटेगरी कौन सी है, कंपैरिजन वाली कैटेगरी है यहाँ पर। तो इस कैटेगरी के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट वर्ड है इनमें इन दिए गए वर्ड्स में तो वो कौन सा हो गया। अगर आप देख ले तो सिमिलरली का जो वर्ड है तो वो यहाँ पर अप्रोप्रिएटली हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, थर्ड नंबर ब्लैंक क्या है, डैश द स्कूल डिस्ट्रिक्ट प्रेज फॉर half of the students breakfast, there still will be those without enough resources to pay for the remaining amount। यानी ज़िले की इंतज़ामिया ने
ब्रेकफास्ट के लिए पेमेंट जो है कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट की जो अमाउंट थी तो वो बाकी रह गई। तो अगर इस दूसरी वाली क्लॉज को अगर आप यहाँ पर देख ले तो दिस इज़ एक्चुअली एन इफ़ेक्ट, यानी एक असर आ रहा है कि जी कि डिस्ट्रिक्ट की पेमेंट के बाद भी लोग जो है वो अपनी तरफ से पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो इस वाले क्लॉज का रिलेशन जो है वो पहले वाली क्लॉज के साथ क्या है। स्टेप नंबर वन अगर हम लिख ले तो रिलेशन क्या है, इफ़ेक्ट, यानी उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर शो किया गया है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम द कैटेगरी ऑफ द ट्रांजिशन वर्ड्स दैट वी कैन यूज़ हियर इज़ द कॉज एंड इफेक्ट वाली कैटेगरी। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है कि ये वाली कैटेगरी हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। और जो थर्ड स्टेप है तो वो ये है कि हम अभी अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करेंगे जो कि हमें यहाँ पर जो है दिए गई है। तो अगर ये आप देख ले तो इस ब्लैंक में जो अप्रोप्रिएट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं तो वो कौन सा हो गया, इवन इफ़। तो इवन इफ़ यानी अगरचे डिस्ट्रिक्ट ने बच्चों के लिए जो पेमेंट थी तो वो कर दी, फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो बाकी का जो अमाउंट है वो पे कर पाए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डैश नो वन हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स ग्रेड्स देन द स्टूडेंट हिमसेल्फ। यानी एक स्टूडेंट्स की ग्रेड्स पर दूसरी इंसान के असर से ज़्यादा उसका खुद का असर होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को आपने देखा होगा कि वो पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट के आखिर में आते हैं। और ये सेंटेंसेस पहले वाले सेंटेंसेस के आइडियाज़ को जो है समराइज करते हैं। यानी ये वाला सेंटेंस पिछले वाले सेंटेंसेस को कंक्लूड कर रहा है यहाँ पर। तो जो तो इस सेंटेंस का दूसरे सेंटेंसेस के साथ जो रिलेशन है, फर्स्ट नंबर स्टेप वो क्या है कि ये कंक्लूड समराइज कर रहा है। तो कौन से कैटेगरी का ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करेंगे हम, कंक्लूजन वाली कैटेगरी का ट्रांजिशन वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जो थर्ड नंबर स्टेप है तो वो क्या है कि हम अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करते हैं। तो अब अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन सारों में जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो कौन सा है, अल्टीमेटली, आखिरकार, यानी पिछले वाले सेंटेंसेस का निचोड़ ये वाली सेंटेंस हो गया। डैश द लाइब्रेरी विल बी क्लोज्ड ड्यूरिंग द लंच। तो अभी यहाँ पर एक इवेंट के दौरान दूसरे इवेंट के बारे में हमें बतलाया जा रहा है। तो जो टाइम है, टाइम यानी एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, टाइम का रिलेशन है। तरतीब यानी एक चीज़ जो है चल रही है और उसी वक्त दूसरी चीज़ भी चल रही है। तो कौन सी कैटेगरी वाली वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे, टाइम ऑर्डर कैटेगरी वाली वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर स्टेप क्या होगा कि हम अभी वर्ड को फाइंड करेंगे। तो वर्ड हमारे पास जो बेस्ट सूट होता है तो वो ये वाला है, इन द मीन टाइम, यानी उस वक्त जो कि चल रहा है तो वो क्या है, एक इवेंट वो भी है, इसीलिए हम इन द मीन टाइम को यूज़ करेंगे यहाँ पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश फ्यूअर स्टूडेंट्स आर एबल टू टेक कोर्सेज इन द फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट एंड ड्रामा। तो अगर आप इस सेंटेंस को देख ले तो उसका इस का पिछले वाली जो सेंटेंसेस है, यानी जिस कॉन्टेक्स्ट से ये सेंटेंसेस उठाई गई है, तो अगर उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देख ले कि ये क्वेश्चन हमें क्या दिखा रहा है। सो दिस इज़ एन इफ़ेक्ट, यानी पहले जो कुछ हुआ था तो उसका जो अभी इफ़ेक्ट है, असर है। तो वो असर जो है वो ये है कि अभी कुछ ही स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिलेगा। तो रिलेशन अभी यहाँ पर जो है क्या हो गया, 6 नंबर के हवाले से वो हो गया इफ़ेक्ट का। कौन सी कैटेगरी वाले वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे, कॉज एंड इफ़ेक्ट वाली कैटेगरी वर्ड्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर स्टेप क्या है कि हम अभी अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करेंगे। तो अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर कौन सा हो गया, कंसिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 7, डैश द स्टूडेंट काउंसिल हैज़ यूनानिमसली इंडोर्स्ड द रिवाइज कैलेंडर फॉर द स्कूल। तो यही तो अगर यहाँ पर आप देख लीजिए तो इससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये किसी पिछले वाली आइडिया के साथ एडिशन जो है तो वो हो रहा है। तो पिछले वाले आइडिया के साथ इसका रिलेशन क्या हो गया, एडिशन। कौन सी कैटेगरी वाले वर्ड को हम यूज़ करेंगे, एडिशन वाली कैटेगरी को हम यूज़ करेंगे। और अगर थर्ड नंबर स्टेप यहाँ पर आप आगे देख ले तो फर्दर मोर का जो वर्ड है तो वो यहाँ पर
अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश अ लॉन्गर स्कूल डे में प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टेड ऑफ फीवर। तो अगर इस सेंटेंस को आप देख ले, यानी स्कूल की जो लॉन्गर लंबे दिन होते, वहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा मौके मिलते हैं उस दिन। तो अगर आप इसका जायज़ा ले लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाली सेंटेंसेस जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, वहाँ पर ये सेंटेंसेस एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, रिलेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन। स्टेप नंबर 2, कैटेगरी कौन सी है, एक्सप्लेनेशन वाली या एम्फसिस वाली, जो कैटेगरी हमने बयान कर दी ऊपर वो वाली होगी। थर्ड नंबर स्टेप, इन अदर वर्ड्स, इसको हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। यूज़ द करेक्ट ट्रांजिशन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस बिलो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ट्रांजिशन वर्ड्स इन द बॉक्स, यानी इन अल्फाज से आप ट्रांजिशन वर्ड्स को चुनकर इन ब्लैंक्स में फिल कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। पार्ट बी की क्वेश्चंस हम बिल्कुल वही 3 स्टेप फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। Question number 1, Tim earned an A on the test dash Justin also received an A। यानी टिम एक लड़के का नाम है जिसने एक टेस्ट में ए ग्रेड हासिल कर लिया है, और जस्टिन भी एक लड़के का नाम है जिसने भी ए ग्रेड हासिल कर लिया है। तो अब ये दो आइडियाज़ जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन दोनों आइडियाज़ को हमें एक दूसरे के साथ एक ट्रांजिशन वर्ड के ज़रिए कनेक्ट करने हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये जो दोनों आइडियाज़ है या दोनों सेंटेंसेस है ये एक जैसे है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम रिलेशन को चेक करते हैं। दोनों क्लॉजेज जो है वो एक ही बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। टिम ने भी ए ग्रेड ले लिया है और जस्टिन ने भी ए ग्रेड ले लिया है, तो ये एक बात हो गई ना। तो जब एक आइडिया के साथ एक और आइडिया को ऐड किया जाए तो ये रिलेशन एक दूसरे के साथ इनका क्या हो गया, एडिशन वाला रिलेशन, कि ये आइडिया जो है ऐड हो रहा है इस वाले के साथ। कैटेगरी कौन सी होगी, कैटेगरी है एडिशन वाली कैटेगरी। और यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा, लाइकवाइज। सेंटेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर आप आ जाए, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग डैश इट वॉज हार्ड टू रीड। तो ये किताब जो थी वो दिलचस्प थी लेकिन पढ़ने में मुश्किल थी। तो ये दोनों आइडियाज़ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। अपोजिट आइडियाज़ को यहाँ पर बयान किया जा चुका है कि बुक तो दिलचस्प थी, यानी ये एक पॉजिटिव सी वाइब दे रही है कि अच्छी थी बुक, लेकिन ये जो दूसरी वाली सेंटेंस है कि इट वाज हार्ड टू रीड, ये थोड़ी नेगेटिव सी वाइब दे रही है यहाँ पर कि यार पढ़ने में मुश्किल थी। तो रिलेशन एक दूसरे के साथ इसका क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट वाला। कैटेगरी को अ, कौन सी हो गई, कॉन्ट्रास्ट वाली कैटेगरी हो गई। और अप्रोप्रिएट वर्ड इनमें से क्या हो गया, ऑल दो। Question number 3, Gordon finished his chores early dash he had time to play football। गॉर्डन ने काम जल्दी ख़त्म कर लिए, उसके पास फुटबॉल खेलने का वक्त आ गया। यानी उसने काम जो है वो ख़त्म कर लिया तो उसके पास खेलने के लिए वक्त जो था वो आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्लास क्या हो गया, कॉज हो गया, कॉज। और ये वाला इफ़ेक्ट हो गया कि आ, ये चीज़ तभी हमें हासिल हो गई जब हमने ये चीज़ जो है तो वो हासिल कर ली। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन हो गया। कैटेगरी कौन सी हो गई, कॉज एंड इफेक्ट वाली कैटेगरी जो है तो वो हो गई। और अप्रोप्रिएट वर्ड अगर हम इसको उर्दू में देख ले तो ऐसा बन जाएगा कि गॉर्डन ने काम पहले ही ख़त्म कर लिए इसलिए उसके पास फुटबॉल खेलने का वक्त आ गया। तो इसलिए के लिए हम कौन सा वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, डियर फोर। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डियर फोर को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साराज हॉर्स इज़ ब्यूटीफुल डैश इट इज़ वेल ब्रेड। सारा का घोड़ा खूबसूरत है, ये अच्छी नस्ल का है। तो अभी हॉर्स के बारे में यहाँ पर एक बात जो है बयान हो चुकी है कि ये घोड़ा खूबसूरत है, और दूसरी बात यह है कि ये एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है। तो एक आइडिया को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब यहाँ पर दूसरा आइडिया भी यहाँ पर मेंशन हो चुका है। पहले बताया कि ये घोड़ा जो है खूबसूरत है, और फिर उसी को सपोर्ट करने के लिए एक और पॉजिटिव आइडिया को ऐड कर लिया कि ये एक अच्छी नस्ल का है। तो इन अल्फाज में जो बेहतरीन वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो वो है बिल्कुल इसी तरह, यानी लाइक वाइज। ये वर्ड यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह फिट हो रहा है।
Number 5, the sailors prepared the ship to sail, dash, the dock workers loaded the cargo. The sailors prepared the ship to sail. मल्लाहों ने जहाज़ को रवानगी के लिए तैयार कर दिया. Sailors mean मल्लाह यानी बहरी जहाज़ का जो अमला होता है, तो उन लोगों ने बहरी जहाज़ को रवानगी के लिए तैयार कर दिया. और डॉक वर्कर्स मीन गार्ड के मज़दूर. डॉक मीन गार्ड यानी वो जगह जहाँ पर कश्तियों को खड़ा कर दिया जाता है. तो गार्ड के मज़दूरों ने सामान लाद दिया. तो यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ एक ही वक्त में हो रही है, यानी एक टाइम में दो पैरेलल एक्शंस चल रहे हैं. तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है तो वो क्या है, वो है साइमल्टेनियस एक्शंस का, यानी टाइम का रिलेशन है एक दूसरे के साथ. तो कौन से कैटेगरी वाले वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे, टाइम वाले वर्ड्स को, सीक्वेंस वाले ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज़ करेंगे. और यहाँ पर अगर हम उर्दू में वर्ड डाल लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये काम भी हो रहा था और इस दौरान ये काम भी हो रहा था. तो इस दौरान के लिए हम यूज़ करते हैं मीन वाइल को, कि ये काम भी हो रहा था इस दौरान, मीन वाइल ये काम भी हो रहा था. Her sister had a cold. Dash Julie's family cancelled the trip. उसकी बहन को ज़ुकाम था. जूली की ख़ानदान ने सफ़र मनसूख कर दिया. तो अगर यहाँ पर हम देख लें तो ये जो है, ये जो वाक़या यहाँ पर पेश आ गया है, उसकी वजह क्या थी कि उसकी बहन को ज़ुकाम आ गया है. तो ये एक कॉज़ है, ये वो वजह है जिसका नतीजा ये हमारे पास आ गया. तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला रिलेशन है इन दोनों का एक दूसरे के साथ. तो कैटेगरी को हम कौन से वाली कैटेगरी वाले वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट वाली कैटेगरी को. और यहाँ पर अगर आप देख लें कि कॉज एंड इफेक्ट वाली कैटेगरी में जो वर्ड है वो है कंसिक्वेंटली, यानी उसकी बहन को ज़ुकाम जो है तो वो हो गया था, उसके नतीजे में जूलीस की फैमिली ने ट्रिप जो है वो मनसूख कर दिया. तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कंसिक्वेंटली को. नंबर 7, ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू, डैश दे आर फुल ऑफ विटामिन सी. माल्टे आपके लिए फ़ायदेमंद है, उनमें वाफिर मकदार में विटामिन सी जो है वो होता है. तो अगर उर्दू की बात की जाए तो हम यहाँ पर क्यों के का लफ्ज़ जो है वो अगर यूज़ कर ले तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा. तो बिकॉज़ अगर हम यहाँ पर यूज़ कर ले तो वो बेहतर होगा, लेकिन चूँकि ऑप्शन में हमारे पास बिकॉज़ का वर्ड है नहीं, तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे. नंबर 8, टू सीट्स वर लेफ्ट ऑन द बस. बस में सिर्फ दो नशिस्तें खाली थी. मोस्ट ऑफ द ग्रुप हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट वन. ग्रुप के ज़्यादातर अफराद को अगली बस का इंतज़ार करना पड़ा. तो चूँकि बस में सीटें जो है नहीं थी, तो इसलिए लोगों को, बाकी की ग्रुप के बंदों को दूसरी बस के लिए इंतज़ार जो है वो करना पड़ा. तो इसलिए हम यहाँ पर अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं. डियर फोर को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर वर्ड है जो कि ज़्यादा ही फॉर्मल सूट करता है वो है कंसीक्वेंटली. तो ये हो गया आपके सेकेंड ईयर की बुक में ट्रांजिशन वर्ड्स का एक्सरसाइज. अब हम आते हैं फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद ट्रांजिशन वर्ड्स की एक्सरसाइज की तरफ. तो रीड ईच sentence carefully and choose the most appropriate transition word to fill in the blanks in the sentences. Capitalize when necessary. You can use things you already have around the house for doll furniture. आप घर में पहले से मौजूद चीज़ों को गुड़िया की फर्नीचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. A spool of thread can be used as a stool. एक धागे का स्पूल स्टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. तो यहाँ पर आप देखें जो दूसरा क्लॉज है ये वाला, ये पहले वाले क्लॉज के साथ क्या रिलेशन रखता है. स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारे साथ कि रिलेशन जो है तो वो इन दोनों का क्या है एक दूसरे के साथ. तो रिलेशन है एज एन एग्जाम्पल के तौर पर इस दूसरे वाली क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर स्पीकर ये कह रहा है कि घर में मौजूद चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो. तो उन चीज़ों में एक चीज़ जो है वो ये है, अ स्पूल ऑफ थ्रेड. तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 2, आई लव पिज़्ज़ा. मुझे पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर द ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. ज़्यादातर दिन मैं इसे नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में खा लेता हूँ. तो आप अगर यहाँ पर देख लें तो ये दूसरा वाला क्लॉज पहले वाले क्लॉज के साथ क्या रिलेशन
रखता है। ये भी अगर आप देख ले तो यहाँ पर एडिशन ही है, क्योंकि पहले वाले आइडिया को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो गया? रिलेशन इन दोनों का क्या हो गया? एडिशन वाला रिलेशन हो गया। कैटेगरी को हम कौन से वाली कैटेगरी को यूज़ करेंगे? एडिशन वाली कैटेगरी को हम यूज़ करेंगे। तो अप्रोप्रिएट वर्ड जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो है इनफैक्ट। इनफैक्ट यानी हकीकत में, दर हकीकत। क्वेश्चन नंबर 3, द डे सीम्ड इनलेस while you were working on our project। दिन लंबा महसूस हो रहा था जब हम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। डैश द टाइम केम फॉर अस टू ईट, टू सेट इट असाइड फॉर द डे एंड गो होम। लेकिन वो वक्त आया कि हम ने उसे एक तरफ रखा और अपने घर चले गए। तो यहाँ पर द टाइम केम वाला जो फ्रेज है ये पहले वाले के साथ क्या रिलेशन रखता है? तो अगर आप देखें तो ये कंट्रास्ट ही है, क्योंकि पहले वाला जो आइडिया है द डे सीम्ड इनलेस, ये यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन को बयान कर रहा है कि ये काम जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और जो दूसरा वाला आइडिया है यहाँ पर, ये वाला क्लास, ये वाला एक अपोजिट या एक डिफरेंट सिचुएशन को यहाँ पर बयान कर रहा है कि फिर हमें इत्मीनान मिल गया क्योंकि हम घर चले गए। तो डिफरेंस। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इवेंट्स का तरतीब जो है यहाँ पर दिया जा रहा है कि हम जो है पहले हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उसके बाद जो है वो वक्त भी आ गया कि हमने अपने सब कुछ को साइड पर रखकर हम घर चले गए। तो ये पहला जो है एक इवेंट आता है और उसके बाद दूसरा इवेंट जो है तो वो आता है। तो इवेंट का सीक्वेंस तरतीब यहाँ पर बयान किया जा रहा है, इसलिए हम रिलेशन को हम लेंगे टाइम वाला, सीक्वेंस वाला रिलेशन। कैटेगरी को हम लेंगे टाइम सीक्वेंस वाला, और वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं फाइनली, यानी आखिरकार हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया और हम घर में चले गए। क्वेश्चन नंबर 4, खान इज़ वेरी एजुकेटेड। खान बहुत तालीम याफ्ता है। ही मेट्रिकुलेटेड फ्राम हाई स्कूल। उसने हाई स्कूल से मेट्रिक की, एंड देन, और फिर देन इज़ अ ट्रांजिशन वर्ड, अर्नड अ बैचलर डिग्री फ्राम द लोकल कॉलेज, और फिर उसने मकामी कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की। अ फ्यू ईयर्स लेटर, तो ये लेटर जो है ये भी एक ट्रांजिशन वर्ड है जो कि हमें सीक्वेंस को शो कर रहा है। ही अर्नड अ मास्टर्स डिग्री, उसने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली। डैश ही इज़ अबाउट टू गेट हिज पीएचडी इन फिज़िक्स, वो अपना पीएचडी फिज़िक्स में हासिल करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हमें इवेंट्स का सीक्वेंस दिया जा रहा है कि खान जो है वो उसने पहले मेट्रिक की, देन एक ट्रांजिशन वर्ड है जो कि किस कैटेगरी में आता है? सीक्वेंस वाले कैटेगरी में आता है, जो कि हमें सीक्वेंस को दिखाता है। तो फिर उसने बैचलर्स की, और कुछ साल बाद लेटर, लेटर भी एक ऐसा ट्रांजिशन वर्ड है जो कि सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है, जो कि हमें इवेंट्स का तरतीब बताता है। उसने मास्टर की डिग्री की, और अब ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है तो इसके साथ हम कौन सा ट्रांजिशन वर्ड यूज़ कर ले जो कि ये पिछले वाले आइडियाज़ के साथ लिंक हो जाए। तो आप अगर यहाँ पर देख ले तो वो ये पीएचडी हासिल करने वाला है, यानी अभी हम ऐसा ट्रांजिशन वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि हमें प्रेजेंट टाइम में एक चीज़ को होने का के लिए इस्तेमाल कर सके। तो रिलेशन क्या है यहाँ पर? सीक्वेंस वाला रिलेशन है यहाँ पर। कौन सी कैटेगरी वाला वर्ड हम यूज़ करेंगे? सीक्वेंस वाले कैटेगरी का वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नाउ का जो ट्रांजिशन वर्ड है वो हम यहाँ पर अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुलमीना एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग एबल टू सी ईच अदर अगेन नेक्स्ट समर। गुलमीना और मैं अगले मौसम गर्मा में दोबारा एक दूसरे को देखने की मुंतज़िर है। डैश वी विल राइट लेटर्स टू ईच अदर, हम एक दूसरे को खतूत लिखेंगे। तो इन दोनों आइडियाज़ का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है? वो है टाइम का, साइमल्टेनियसनेस का, यानी हम मुलाकात का इंतज़ार भी करेंगे और हम ख़त भी लिखेंगे, एक साथ दोनों काम होंगे। तो रिलेशन इन दोनों का क्या होगा एक दूसरे के साथ? साइमल्टेनियसनेस। कौन सी कैटेगरी आ गई? टाइम वाली कैटेगरी आ गई। टाइम सीक्वेंस वाली कैटेगरी जो है यहाँ पर आ गई। तो कौन सा वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? इसके दौरान, यानी मीन वाइल। क्वेश्चन नंबर 6, आई वुड रियली लाइक टू सी यू अगेन।
मैं वाकई में आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा। विल यू जॉइन मी वन आफ्टरनून फॉर लंच? क्या आप दोपहर के खाने के लिए मेरे साथ शामिल होंगे? तो ये वाला जो आइडिया है, सेंटेंस है, ये पहले वाले के साथ क्या रिलेशन रखता है? ये एडिशन है, क्योंकि पहले वाले आइडिया का फॉलो अप इसमें किया जा रहा है कि पहले तो ये बात हो गई और अब ये बात, यानी ये सवाल जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यानी ये दिस इज़ द एडिशन टू दिस वन। तो रिलेशन हो गया एडिशन वाला। कैटेगरी को हम कौन से वाली कैटेगरी वाले वर्ड्स हम यूज़ करेंगे? एडिशन की कैटेगरी वाले वर्ड्स। यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है सो। तो क्या आप शामिल होंगे? तो जो है ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सो। क्वेश्चन नंबर 7, आई वांटेड टू गो टू द मूवीज़। मैं फ़िल्म देखने जाना चाहता था, डैश द टिकट्स वर ऑलरेडी सोल्ड आउट। टिकट पहले ही बेचे जा चुके थे। तो यहाँ पर ये दूसरी वाली आइडिया का पहले वाले आइडिया के साथ क्या रिलेशन है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रास्ट वाला रिलेशन है, क्योंकि पहली वाली जो लाइन है यहाँ पर ख्वाहिश को ज़ाहिर किया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि टिकट्स जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो रिलेशन हो गया कंट्रास्ट वाला, कैटेगरी भी हो गई कंट्रास्ट वाली, और जो वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो है बट द टिकट्स वर ऑलरेडी सोल्ड। मैं जाना चाहता था लेकिन जो टिकट्स थे वो बेचे जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8, वी नीड टू गो टू द स्टोर डैश वी वर स्टॉप एट रिहान्स हाउस एंड पिक अप द हेड आई लेफ्ट देयर येस्टरडे। हमें स्टोर जाना चाहिए या हमें स्टोर जाना है, हम पहले रिहान के घर रुकेंगे और वहाँ छोड़ा हुआ टोपी ले लेंगे। तो अभी ये सेंटेंस है, ये उस पहले वाले के साथ क्या रिलेशन रखता है? तो ये यहाँ पर सीक्वेंस एक नेक्स्ट स्टेप को शो कर रहा है कि ये जो है नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, और ये वाला फर्स्ट स्टेप है कि पहले हम स्टोर पर जाएंगे और उसके बाद रिहान के घर जाएंगे। तो ये हमें सीक्वेंस को शो कर रहा है, क्योंकि एक एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होगा। तो रिलेशन क्या है? सीक्वेंस का, यानी टाइम सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस वाली कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है देन। क्वेश्चन नंबर 9, dogs are not allowed in the mall dash the lady that works in the bookstore there brings her dog to work with her every day। मॉल में कुत्तों की इजाज़त नहीं है। जो खातून बुक स्टोर में काम करती है वो हर रोज़ अपना कुत्ता अपने काम की जगह पर साथ में लाती है। तो दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले के साथ क्या रिलेशन रख रहा है? यहाँ पर कंट्रास्ट को शो किया जा चुका है, क्योंकि पहला वाला जो रूल है कि मॉल में डॉग्स अलाउड नहीं है, ये वाला रूल दूसरी वाली रियलिटी के साथ अपोजिशन में है कि रूल ये है और रियल में जो ये लेडी काम करती है वो रूल की अगेंस्ट करती है। सो द रिलेशन इज contrast. The category of the transition word is also contrast, and the word that we can use here is however, ताहम। नंबर 10, आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर द इंग्लिश टेस्ट। मैंने इंग्लिश के टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की, बट आई बेरली पास्ड इट। लेकिन मैंने इसे बमुश्किल पास किया। डैश माई स्टडिंग एफर्ट्स वर अनरिवॉर्डेड इन मैथ क्लास। मेरी मैथ्स में मेहनत भी बेनतीजा रही। आई वंडर इफ़ आई एम नॉट स्टडिंग करेक्टली। मुझे हैरत है कि शायद मैं सही तरीके से मुताला नहीं कर रहा। तो इस दूसरे वाले सेंटेंस का रिलेशन इस पहले वाले के साथ क्या है? सोचिए आप ज़रा। तो ये एडिशन यहाँ पर जो है तो हो रहा है, कंटिन्यूएशन है, क्योंकि सिमिलर आइडिया को दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा चुका है। तो जो रिलेशन है इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में वो है एडिशन का रिलेशन। एंड द कैटेगरी ऑफ वर्ड दैट वी वुड यूज़ हियर इज़ आल्सो एडिशन। सो जो अप्रोप्रिएट वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो है सिमिलरली, यानी इसी तरह। मेस में भी जो मेरा जो रिज़ल्ट आया वो भी अच्छा नहीं था, इसी तरह मैथ्स में भी मेरी मेहनत ज़ाया गई। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्रिएट एन ओरिजिनल सेंटेंस और पैरा सेंटेंसेस यूजिंग द ट्रांजिशन इंडिकेटेड। जो वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए जा चुके हैं उसके बेसिस पर आप सेंटेंसेस बनाओ। नंबर 1, मीन वाइल। तो जब हम मीन वाइल का ट्रांजिशन यूज़ करते हैं तो इसका रिलेशन होता है टाइम या साइमल्टेनियस एक्शन, यानी एक काम हो रहा होता है और उसी दौरान दूसरा काम भी चल रहा होता है।
तो हम अगर इसको स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम किस रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। साइमल्टेनियस ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि आई वॉज कुकिंग डिनर मीन वाइल माई ब्रदर वॉज सिटिंग द टेबल। मैं डिनर पका रहा था और उसी दौरान मेरा भाई टेबल को सेट कर रहा था। नंबर टू है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल को हम तभी यूज़ करते हैं जब एक आइडिया को समझाने के लिए हमें मिसाल देनी होती है। तो इसके लिए तो स्टेप नंबर वन, इसको हम किस तरह की रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एग्ज़ाम्पल। तो इसको यूज़ करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर मेनी फ्रूट्स दैट आर रिच इन वाइटामिन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल oranges are full of vitamin C. नंबर थ्री, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली हमें काज एंड इफ़ेक्ट दिखाता है, यानी कोई काम हुआ और उसका जो नतीजा सामने आया वो नतीजा हमें दिखाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम कौन सा सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उर्दू में इसके मानी है नतीजतन। तो इसके लिए हम जो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं वो होगा ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। कंसिक्वेंटली ही फेल्ड विद लो मार्क्स। उसने इम्तिहान के लिए तैयारी नहीं की थी, नतीजतन वो कम मार्क के साथ फेल हो गया। नंबर फोर, विदाउट अ डाउट। हम यूज़ करते हैं जब हमें सर्टनटी या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देनी होती है, यानी बिलाशुबा। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ विदाउट अ डाउट द बेस्ट स्पीकर इन आवर क्लास। नंबर फाइव, डियर फोर बी रिजल्ट वाला ट्रांजिशन है, कॉज एंड इफेक्ट दिखाता है लेकिन ज़रा फॉर्मल टोन में। और इसकी जो उर्दू मानी है वो है लिहाजा और इसलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इट वॉज रेनिंग हेविली देयर फॉर द मैच वॉज कैंसल्ड। चूँकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी इसलिए लिहाजा मैच को कैंसिल कर दिया गया। सो दिस वॉज द बी पार्ट ऑफ दिस लेसन। क्वेश्चन नंबर सी जो कि टाइम ऑर्डर ट्रांजिशंस है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि टाइम ऑर्डर या सीक्वेंस को दिखाने के लिए जो ट्रांजिशन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो वो ये सारे हैं। इनको आप काइंडली वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके बेसिस पर यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसका टाइटल है मेक अ पेपर एयरप्लेन। बिलो इन ऑर्डर आर द स्टेप्स टू मेकिंग अ पेपर एयरप्लेन। नीचे तरतीब में दी गई स्टेप्स एक पेपर एयरप्लेन को बनाने के लिए है। रीड द स्टेप्स, इनको पढ़िए। देन रीराइट देम एज अ पैराग्राफ, और फिर इसको एक पैराग्राफ की शक्ल में दोबारा लिख लीजिए। चूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रांजिशंस फ्रॉम द लिस्ट अबाउ। ऊपर जो लिस्ट दिया गया है इनमें से आप प्रॉपर वर्ड्स को चूज करके ये पैराग्राफ लिख लीजिए। डोंट फॉरगेट टू गिव योर पैराग्राफ अ टाइटल एंड अ गुड टॉपिक सेंटेंस। अपने पैराग्राफ को एक अच्छा सा टाइटल और एक अच्छा सा टॉपिक सेंटेंस देना मत भूलिएगा। तो एक प्रॉपर पैराग्राफ में लिखने से पहले हम इन लाइंस को ट्रांजिशन वर्ड्स दे देते हैं और उसके बाद इसे फेयर फॉर्म में एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो फर्स्ट गेट अ शीट ऑफ पेपर, नेक्स्ट फोल्डेड इन हाफ लेंथ वाइज, उसको लेंथ वाइज हाफ फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट फोल्ड द टॉप कॉर्नर्स इनटू द सेंटर। जो टॉप कॉर्नर्स हैं उनको सेंटर की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा और उसके बाद देन फोल्ड द एंगल्ड एज इनटू द सेंटर। देन एंगल्ड एजेस को भी सेंटर की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा ताकि शेप नैरो हो जाए। एज सून एज द सेंटर लाइन, यानी यानी जैसे ही ये फोल्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, दिस फोल्ड शुड हाइड ऑल द अदर फोल्ड्स इनसाइड। तो इस फोल्ड के अंदर सारे प्रीवियस फोल्ड्स हाइड हो जाते हैं। लेटर, यहाँ पर हम लेटर को लिख सकते हैं कि बाद में। सो लेटर फोल्ड डाउन द विंग्स। बाद में आप विंग्स को फोल्ड करके कर ले ताकि आपका एयरप्लेन एक प्रॉपर शेप में आ जाए। और आखिर में फाइनली फ्लाई योर प्लेन। अभी आपका प्लेन जो है तैयार हो चुका है, अब आप इसे उड़ाइए। तो ये वाली ट्रांजिशन वर्ड्स हम इनके साथ अगर यूज़ कर ले तो ये बहुत ही ज़्यादा
अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इस पैराग्राफ को फेयर फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पर ही इस जगह का यूज़ कर लेंगे, यहीं पर हम लिख लेंगे। तो जो पहला स्टेप है हमारे पास वो है इसके लिए एक अच्छा सा टाइटल तैयार करना। तो अब टाइटल हम इसको ये वाला दे सकते हैं, हाउ टू मेक अ प्रॉपर एयरप्लेन। तो ये हो गया इसका टाइटल। अब हम अपने पैराग्राफ की शुरुआत कर लेते हैं। पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो हम सबसे पहले एक अच्छा सा टॉपिक सेंटेंस जो है वो लिख लेते हैं। मेरे ख्याल में जो है तो वो ये होगा कि मेकिंग अ प्रॉपर एयरप्लेन इज़ अ सिंपल एंड फन प्रोसेस इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये हमारे पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस हो गया। आई होप कि इट इज़ अट्रैक्टिंग। और उसके बाद हम अपना पहला लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि था गेट अ शीट ऑफ पेपर, और जिसके लिए हमने एक ट्रांजिशन वर्ड को यूज़ किया था फर्स्ट, गेट अ शीट ऑफ पेपर। दूसरा वाला लाइन फोल्ड द पेपर इन हाफ लेंथ वाइज, इसके लिए जो ट्रांजिशन वर्ड हमने यूज़ किया था वो था नेक्स्ट। सो नेक्स्ट फोल्ड द पेपर इन हाफ लेंथ वाइज। थर्ड नंबर लाइन फोल्ड द टॉप कॉर्नर्स टुवर्ड द सेंटर, इसके लिए जो हमने ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया था वो था आफ्टर दैट। After that, fold it off corner toward the center. नेक्स्ट लाइन था fold the angled edges into the corner to create a narrow shape, और उसके लिए हमने जो ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया था वो था then. So then fold the angled edges into the corner, sorry, center to create a narrow shape. नेक्स्ट लाइन था हमारे पास कि fold the paper along the center line so that the previous folds are hidden inside, और इसके लिए जो हमने ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया था वो था एज सुन एज, जो कि मैंने अभी यहाँ पर इस पैराग्राफ में डाल दिया है। नेक्स्ट फोल्ड डाउन द विंग्स टू फॉर्म द एयरप्लेन फाइनल शेप, और इसके लिए जो वर्ड हमने यूज़ किया था वो था लेटर। लास्ट नंबर लाइन जो था वो था कि योर प्लेन इज़ रेडी, फ्लाई योर प्लेन। तो लास्ट वाले सेंटेंस के साथ हम क्या लगाते हैं, फाइनली। तो ये बन गया हमारा एक पैराग्राफ जिसका एक अच्छा सा टाइटल भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और पैराग्राफ के लिए एक टॉपिक सेंटेंस भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पर जो लाइंस हमें दिए गई है उनको हमने इस पैराग्राफ में बंद कर लिया है। So this was all about the exercise of the transition words. In the next video हम देखेंगे कि इसको हम एक स्टोरी के ज़रिए कैसे समझ सकते हैं। मैं एक स्टोरी के ज़रिए आपको transition words समझाऊंगा. So stay tuned for the rest of the videos. Thanks for watching.